नाज़रीन, सहारा न्यूज़ नेटवर्क के उर्दू चैनल आलमी सहारा में आपका इस्तकबाल है। हम अपने हफ्तावार खेल प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंडअप के साथ हाजिर हूँ। नाज़रीन, आज हम कई खेलों के बारे में बात करेंगे, जिसमें सबसे अहम बात ये होगी कि किस तरह से आईपीएल को पूरी तरह से मंजूरी मिल चुकी है। ख़ास तौर से अगर हुकूमत हिंद की वजारत स्पोर्ट्स की बात करें तो वहाँ से मंजूरी मिल चुकी है, और मरहलवार तरीके से अगर दो और जो वजारत है, मिनिस्ट्री है, वहाँ से भी मंजूरी पूरी तरह से मिल जाएगी। और अब किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूज़न आईपीएल 2020 में नहीं है। 19 सितंबर से आईपीएल शुरू होगा, 10 नवंबर को इसका फाइनल खेला जाएगा। और एक ख़ास बात जो लगाई गई है कि 20 अगस्त के बाद से टीमें पहुँचना वहाँ पे शुरू हो जाएंगी। टीम के पहले, यानी टीम के जाने के पहले 5 मरतबा कोरोना टेस्ट होगा। ये सारी चीज़ें हैं, कई गाइडलाइंस हैं। और शायकीन कितने होंगे इसके बारे में अभी तक बहुत क्लियर नहीं हो चुका है। और मुझे ऐसी उम्मीद है और हम सबको कि हो सकता है कि ऐन वक्त पर ऐसा भी हो कि बहुत कम या बग़ैर शायकीन के भी ये मैच आईपीएल के खेले जाएं। लेकिन आईपीएल 2020 कैंसिल नहीं हुआ, ये एक अच्छी बात है। चूँकि हिंदुस्तान में नहीं हो सकता था, इसलिए यूएई को दिया गया है। इसके अलावा हम आपको ये भी बताना चाहेंगे, हालांकि ख़बर पुरानी है लेकिन पिछले स्पोर्ट्स राउंडअप में हम नहीं ले पाए थे। वीवो जो चाइनीज़ कंपनी है जो आईपीएल के स्पॉन्सर थी, फ़िलहाल उससे कॉन्ट्रैक्ट बीसीसीआई का और आईपीएल का मैनेजमेंट का ख़त्म हो चुका है। अब एक नए स्पॉन्सर की तलाश है। और इसके अलावा हम बात करेंगे कि बहुत ही दिलचस्प जीत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ पहले टेस्ट मैच में हासिल की है इंग्लैंड ने। किस तरह से पाकिस्तान से ये जीत छीनी है उस पर भी हम बात करेंगे। और इसके अलावा हम बात करेंगे कि जिस तरह से दानिश कनेरिया जो पाकिस्तान के साबिक़ टेस्ट क्रिकेटर हैं, उन्होंने साफ तौर पर यह इल्ज़ाम लगाया है कि चूँकि वो पाकिस्तान में माइनॉरिटी में हैं, इसलिए उनके साथ पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड तफरीक बरतता है। उमर अकमल को सज़ा में राहत दी गई लेकिन मुझे नहीं दी गई। स्पॉट फिक्सिंग में ताहयात पाबंदी वो झेल रहे हैं, ये बात करेंगे। शोएब अख्तर ने भी कुछ साल पहले एक टीवी इंटरव्यू में उनकी हिमायत की थी। और अगर बात किया जाए तो हम उसके अलावा हम बात करेंगे कई ऐसे और खेल हैं। फ़ुटबॉल की बात करेंगे, चैम्पियंस लीग में किस तरह की शानदार शुरुआत हुई है सीज़न 2 की। और उसके अलावा हम बात करेंगे कि एक हॉकी के खैमे से एक अच्छी खबर नहीं है। 5 हॉकी खिलाड़ी नेशनल कैंप से पहले ही कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। हालांकि बेंगलोर का जो कैंप है और जो सेंटर है वो पूरी तरह से इन पर नज़र रख रहा है, और खिलाड़ी काफ़ी खुश भी हैं कि हमारा काफ़ी ख्याल रखा जा रहा है। इसके अलावा भी हम और कई खेल इशूज़ पर बात करेंगे। एक मरतबा फिर हमारे साथ आलमी सहारा के लिए ख़ास तौर से जुड़ चुके हैं साबिक़ हमारे जाने माने स्पोर्ट जर्नलिस्ट और कमेंटेटर जनाब सुनील तनेजा साहब। आपका खैर मक़दम है। बहुत बहुत शुक्रिया शबाब भाई। तो आइए नाज़रीन, शुरू करते हैं स्पोर्ट्स राउंडअप। शुरुआत आईपीएल से करेंगे। जैसा कि हमने आपको बताया था कि आईपीएल में किसी भी तरह का इफ बट अब नहीं रह गया है। इस साल का आईपीएल यूएई में खेला जाएगा और इसकी शुरुआत जो होगी 19 सितंबर से होगी और 10 नवंबर को इसका फाइनल खेला जाएगा, ये तय पाया है। बीसीसीआई ने यह तय किया है कि 20 अगस्त के बाद से टीमें वहाँ के लिए रवाना होनी शुरू हो जाएंगी। और चेन्नई सुपर किंग की तरफ से सबसे पहली खबर ये आई है कि उनकी टीम जो है 22 अगस्त को यूएई पहुंच रही है। और इससे पहले जो गाइडलाइंस दी गई हैं वो ये दी गई हैं कि वहां जाने से पहले ही खिलाड़ियों को क्वारंटीन होना पड़ेगा 14 दिनों के लिए, और फिर उसके बाद जो 5 मरतबा का टेस्ट होगा यूएई प्रवास से पहले ये करना पड़ेगा। तो क्या डॉक्टर साहब हम ये मान के चलें कि ये आईपीएल अब 19 सितंबर से पूरी आनो बान शान के साथ शुरू हो जाएगा? बिल्कुल शबाब भाई। इनफैक्ट इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि आईपीएल से पहले की जो तैयारियां हैं, जो पूरा जो माहौल है, परमिशंस का जो पूरा एक लंबा प्रोसीजर है, वो इतना लंबा चला हो। तो चलिए अब यह है कि हाथी निकल गया और पूंछ रह गई, सिर्फ एक औपचारिकता बाकी है। हालांकि मेरे एक पूर्व बॉस कहा करते थे कि जब तक आप प्लेन में बैठकर अपने गंतव्य पर लैंड ना हो जाएं, आप ये मत समझिए कि आप वहां पहुंच गए हैं। फॉर्मेलिटी बाकी है, लेकिन हम एक असाधारण युग में जी रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि ये जो
आगे का जो 20-22 अगस्त से जो टीमें जाना शुरू होंगी तब तक का माहौल भी बिल्कुल सही सही निकले, खिलाड़ी खुद को आइसोलेट करके रखें, बीमारियों से दूर रहें, और उम्मीद करते हैं, पूरी उम्मीद करते हैं, फिंगर्स क्रॉस करके कि इस बार आईपीएल पूरा देखने को मिले हमें। बिल्कुल। मुझे याद आता है कि शुरू में जिस वक्त कोरोना का काफ़ी कहर था और कोरोना से काफ़ी ज़्यादा लोग डरे हुए थे, स्पोर्ट्स एक्टिविटी पूरी तरह बंद थी, उस वक्त भी आपने आलमी सहारा से बात करते हुए कहा था कि चूंकि क्लोज कनेक्शन क्रिकेट में बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि आईपीएल और क्रिकेट सीरीज सबसे पहले शुरू होगी। डॉक्टर साहब, हम आपको मुबारकबाद देना चाहेंगे क्योंकि आपकी बात सही साबित हुई, क्योंकि सबसे पहले क्रिकेट की शुरुआत, अगर बाहर के फुटबॉल को हम छोड़ दें तो क्रिकेट शुरू हुआ, सीरीज शुरू हुई, और उसके बाद आईपीएल, जिसकी उम्मीद शुरू में शायद नहीं की जा रही थी, वो भी अब अपने मतलब नए शेड्यूल के साथ होने जा रहा है। जी जी, शुक्रिया। मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने आलमी सहारा पर ही सबसे पहले ये बात कही थी। एक अनुमान था, एक गेस था इतने सालों से खेलों को देखने का। मुझे लगता है कि आईपीएल क्या, शबाब भाई, क्रिकेट क्या, अगर फुटबॉल शुरू हो गया तो रेसलिंग, जूडो और कबड्डी भी हो सकती है। मतलब आप खिलाड़ियों को अगर पहले क्वारंटीन कर लें, जैसे आईपीएल के खिलाड़ियों को किया जाएगा, तो आपको पूरी तरह से पता चल जाएगा कि कौन सा खिलाड़ी फिट है, कौन सा खिलाड़ी पॉजिटिव है, क्या क्या एहतियात बरतते हैं। इनफैक्ट इससे एक कदम और हम आगे जा सकते हैं। खिलाड़ी जब इंडिया से टेक ऑफ करें, वहां या इंडिया से जाने से पहले ही वो किसी एक अच्छे इंस्टीट्यूट में अपना कोविड टेस्ट करवा लें, ताकि यहां की रिपोर्ट से ही पता चल जाए कौन सा खिलाड़ी टेक ऑफ करने के लायक है नहीं है। तो और प्लस क्रिकेट तो मतलब ऐसा खेल है जिसमें बॉडी टू बॉडी कांटेक्ट बिल्कुल ना के बराबर होता है। ज्यादा से ज्यादा दो खिलाड़ी कैच पकड़ते हुए टकरा जाते हैं या बाद में हडल बना के सेलिब्रेट करते हैं, उसमें भी कोई आपत्ति नहीं अगर आप कोविड नेगेटिव हो। तो क्रिकेट तो खैर होना ही था, और आईपीएल का एकदम से भारत के बाहर इस तरह से ऑर्गेनाइज करवाना तीसरी बार हो रहा है, दर्शाता है कि अगर हमारा बोर्ड चाहे, हमारी संस्थाएं चाहे, या ओवरऑल अगर फिलोसॉफिकल अंदाज से देखें कि इंसान चाहे तो कुछ भी असंभव नहीं है। चलिए, इसी आईपीएल की खबर को आगे बढ़ाते हुए हम इसी आईडी पर चाहेंगे बात करने के लिए आपसे कि किस तरह से सौरव गांगुली का बीसीसीआई प्रेसिडेंट का यह बयान आया है कि जो वीवो की स्पॉन्सरशिप अभी फिलहाल 1 साल के लिए रद्द कर दी गई है, अब वीवो आईपीएल के नाम से 2020 का आईपीएल नहीं खेला जाएगा, उससे बहुत ज्यादा नुकसान बीसीसीआई को नहीं होने जा रहा है। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये जो 400 करोड़ रुपए की जो रकम होती है वो फ्रेंचाइजी के दरमियान भी तकसीम होती है, और मुझे ऐसा लगता है कि 200 से 250 करोड़ एक फ्रेंचाइजी को ये अमाउंट मिलता होगा, तो फ्रेंचाइजी को इस बात नुकसान उठाना पड़ेगा। हालांकि पहल बहुत अच्छी की है, जिस तरह की कशीदगी भारत और चीन के बीच चल रही है, तो पूरे 130 करोड़ हिंदुस्तानियों को बीसीसीआई की तरफ से यह पैगाम दिया गया है कि हुकूमत के साथ हम भी खड़े हैं। अगर हुकूमत चीन के साथ दो हाथ करने के लिए तैयार है तो भले ही घाटा हो जाए, बीसीसीआई भी इसके लिए तैयार है। देखिए शबाब भाई, बीसीसीआई तो एक ऐसी संस्था है जिसे कुछ करोड़ से या कुछ 100 करोड़ से फर्क नहीं पड़ता। आप अगर समंदर से 2-4 लोटे पानी निकाल लें तो उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। बीसीसीआई दुनिया की सबसे अमीर क्रिकेट बॉडी है, पैसे की कोई कमी नहीं है, और सौरव गांगुली ने खुद ये बयान दिया है कि हाँ, अगर वीवो अब चूंकि हट गया है टाइटल स्पॉन्सर के तौर पर, एक छोटा सा हमें झटका जरूर लगेगा, लेकिन इसे नुकसान नहीं कहना चाहिए। और दूसरा ये, अगर ओवरऑल अगर आप ग्लोबल मार्केट की स्थिति देखें, बड़ी बड़ी कंपनीज बंद होने की कगार पर आ रही हैं, मार्केट की स्थिति अच्छी नहीं है। बीसीसीआई के किट स्पॉन्सर में भी चेंज होने वाला है, वहां भी 88 लाख से नीचे जाएगी धनराशि, 88 करोड़ पर मैच से 60-65 करोड़ के आसपास आने की उम्मीद है। तो इस बात के लिए तो मुझे लगता है कि सौरव गांगुली समेत जितने भी स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो सबके सब तैयार होंगे, टीम ओनर, फ्रेंचाइजी ओनर भी मानसिक तौर पर तैयार होंगे। एक दूसरा फैक्टर यह भी है कि कुछ ना आने से तो कुछ आना बेहतर है। जिस मुनाफे की उम्मीद उन्होंने 6 महीने पहले की होगी वो ना हो, उससे थोड़ा कम हो, घाटा होने से तो बेहतर है। और वैसे भी हमारे जो टीम ओनर हैं, चाहे वो मुकेश अंबानी हो, चाहे शाहरुख खान हो या बीसीसीआई हो, किसी के पास कैश की कमी नहीं है। मुकेश अंबानी तो खैर दुनिया के टॉप 3-4 अमीर लोगों की फहरिस्त में आ चुके हैं, तो मुझे लगता नहीं कि इन चीजों का इन पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। तो चलिए, आईपीएल का स्टेज धीरे धीरे तैयार हो रहा है। अब किसी भी तरह का इब्बट आईपीएल में नहीं है, 19 सितंबर से शुरू हो जाएगा और उसके बाद पूरे आन बान और शान के साथ। लेकिन इस बार वीवो आईपीएल नहीं होगा, आपको कुछ और इसके साथ जुड़ा हुआ नाम बहुत ही जल्द सुनने को मिलेगा। अब बात करते हैं इंग्लैंड और पाकिस्तान के टेस्ट सीरीज की। शुरू में ऐसा लग रहा था कि शायद इंग्लैंड अपनी ही सरजमीन पर इस टेस्ट मैच को हार जाए, लेकिन आखिरकार पाकिस्तान के जबड़े में से जीत छीनी और 2 साल बाद पाकिस्तान के खिलाफ ये
जीत हासिल की है टेस्ट मैचों की अगर बात की जाए। और पाकिस्तान के कप्तान अजहर अली को हालांकि कहना ये चाहिए था कि उनकी बॉलरों ने बहुत ख़राब परफॉर्मेंस की, लेकिन उन्होंने फातेह टीम को, जो कि विनिंग टीम है, उनको जीत का सेहरा दिया है। ये एक अच्छी बात है, स्पोर्टिंग स्पिरिट का मुजाहरा किया। अजहर अली का ये कहना है कि पहले टेस्ट में जो हमारी जो जीत हुई है इंग्लैंड की और हमारी हार, उसका पूरा सेहरा बटलर और क्रिस वोक्स की जो पार्टनरशिप हुई थी उसको जाता है। शुरू में ऐसा लग रहा था डॉक्टर साहब कि पाकिस्तान काफ़ी देखा जाए कि अच्छी पोजीशन में है और पहली इनिंग की बुनियाद पर अगर देखा जाए तो अच्छी खासी बढ़त भी प्राप्त की थी, लेकिन उसके बाद दूसरी इनिंग में पाकिस्तानी बॉलरों को जो करना चाहिए था वो नहीं कर सके और इसका गुस्सा शाहिद आफरीदी और वसीम अकरम, दो साबिक क्रिकेटर, ने बहुत बुरी तरह दिखाया है पाकिस्तानी टीम पर। शबाब भाई, ये टेस्ट मैच कमाल का था। इस टेस्ट ने दो बातें साबित कर दी हैं। एक तो ये कि इंग्लैंड को उनके घर में हराना खाला जी का घर नहीं है, और दूसरी बात ये है कि भले ही अब हम T20 की आईपीएल की बात कर रहे हों, टेस्ट क्रिकेट का रोमांच अभी भी कम हुआ नहीं है। टेस्ट क्रिकेट इज हियर टू स्टे एंड ग्रो। और ये मैच कमाल का था। मतलब पहली पारी के आधार पे जिस तरह से पाकिस्तान को लीड मिलती है, लगता है कि वो ड्राइविंग सीट में है। फिर इंग्लैंड के बॉलर पाकिस्तान को उनकी दूसरी पारी में जल्दी ऑल आउट कर लेते हैं, लगता है मैच इंग्लैंड की तरफ झुक गया। उसके बाद पाकिस्तानी बॉलर जिस तरह से 5 विकेट 177 पे निकाल लेते हैं, लगता है पाकिस्तान जीतने वाला है। फिर वोक्स और बटलर के बीच में 6ठे विकेट की पार्टनरशिप होती है जो पूरे मैच का रुख पलट देती है। मतलब आप ठीक है, चाहे इंग्लैंड को श्रेय दें, चाहे पाकिस्तान के गेंदबाजों को कोसें, उनके कैप्टन की आपने सही गेंदबाजी नहीं की 5 विकेट गिरने के बाद। मेरे लिए बॉटम लाइन यह है कि इस टेस्ट मैच ने दोबारा से यह बता दिया है कि जितना मर्जी हम 20-20 या 10-10 ओवर का भी क्रिकेट शुरू कर दें, 5 दिन का क्रिकेट अभी भी सबसे ज्यादा रोमांचक है। उसमें सही मायने में खिलाड़ियों का टेस्ट होता है। और हाँ, यह बात है कि पाकिस्तान के बॉलर्स को अपने अंदर झांकने की, आत्मविश्लेषण करने की जरूरत है, क्योंकि वो भी जमाना था जब वसीम, वकार, सकलैन जैसे बॉलर विरोधी टीम को आसानी से रन चेस करने नहीं देते थे। आपने इंग्लैंड को 5 विकेट पर 177 से अगर मैच जीतने दिया है तो बिल्कुल अपने अंदर झांक के देखना चाहिए पाकिस्तानी बॉलर्स को। बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरह से गेंदबाजी पहले होती थी पूरे अगर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अगर देखा जाए तो खास करके स्पिन और तेज गेंदबाजी दोनों के लिए कई मशहूर क्रिकेटर्स रहे हैं, लेकिन इस मरतबा अगर देखा जाए पाकिस्तान के जो बॉलर्स थे वो बैकफुट पर नजर आ रहे थे। लेकिन एक बात बहुत ही बेशकीमती कही है डॉक्टर सुनील तनेजा साहब ने कि आखिरकार टेस्ट मैच की यहाँ पे जीत हुई है। अगर आप 10-10 ओवर का भी फटाफट क्रिकेट करा लेते हैं तो टेस्ट का पूरी तरह से वो दर्जा नहीं ले सकता है जो टेस्ट में रोमांच है, टेस्ट में दिलचस्पी है। क्योंकि असल परख, इसका नाम ही टेस्ट इसलिए रखा गया है कि इसमें खिलाड़ियों का टेस्ट होता है सही मानों में, और वो टेस्ट देखने को मिला। और इस टेस्ट में फिलहाल पहला जो टेस्ट था उसमें नाकाम रहे हैं पाकिस्तान के खिलाड़ी। उधर पाकिस्तान से एक बुरी खबर यह है कि पाकिस्तान में जो क्रिकेट के मैदान पर दहशत का जो साया है वो पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। आपको याद होगा कि कुछ साल पहले श्रीलंका की टीम जब पाकिस्तान के दौरे पर गई थी तो लाहौर में धमाका हुआ था, उन्हें टारगेट करके हुआ था या नहीं ये तो अभी तक वाज़ेह नहीं हो सका, लेकिन इसमें उसकी जो छींटें थी वो श्रीलंका के खिलाड़ियों तक गई थी। और एक नई खबर ये आई है, पाकिस्तान का जो कबायली इलाका है वहाँ एक मैच के दौरान आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग की है। लोकल टीमों के बीच फाइनल खेला जा रहा था। 9 साल पहले श्रीलंका की टीम के बस पर यह हमला हुआ था। हम लोग नज़ारा देख चुके हैं और हम स्क्रीन पर आपको दिखा भी रहे हैं 9 साल पहले की तस्वीर कि किस तरह से अफरा तफरी मची थी। और उसके बाद से आज तक पाकिस्तान में कोई बड़ी सीरीज नहीं हो सकी है। क्या ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में जो उनकी अपनी स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी है, उनकी अपनी खुद की तैयार करदा, उससे क्रिकेट को और स्पोर्ट्स को खासतौर से बहुत नुकसान हो रहा है? बेशक शबाब भाई, इसमें तो कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है। मतलब अगर आप अपने घर के पीछे वाले बाग में सांपों को पालेंगे और ये उम्मीद करेंगे कि वो सांप आपके पड़ोसियों को डसें, आपको ना डसें, ये नहीं हो सकता। अगर आप दहशतगर्दों को जन्म देंगे, दहशतगर्दी को स्पॉन्सर करेंगे, तो एक दिन वो घूम पर आपके ऊपर भी वार करेगा। अमेरिका इस बात को झेल चुका है। अफगानिस्तान में जो उसने किया था रशियन वॉर के टाइम पे, जिस तरह से उन्होंने दहशतगर्दों की मदद की थी, वापस अमेरिका को उसका अंजाम भुगतना पड़ा। वो चीज पाकिस्तान को भी फेस करनी पड़ी है। और न सिर्फ क्रिकेट बल्कि ओवरऑल स्पोर्ट्स समेत पाकिस्तान का पूरा जो सामाजिक ढांचा है पूरी तरह से चरमरा चुका है। मतलब, और आप इसमें आयरनी देखिए शबाब भाई
कि जिस टूर्नामेंट में अभी ये गोलियां चली हैं, जो आतंकवादी घटना का आप जिक्र कर रहे हैं, जी जी, उस टूर्नामेंट का नाम था अमन क्रिकेट टूर्नामेंट। क्या अमन बात। स्टेडियम था, वो अमन की आशा करते हुए लोकल क्रिकेट मैच खेलना चाह रहे थे और वहीं आके गोलियां चल गई। ये तो चलिए ऊपर वाले का शुक्र है कि सारे दर्शक और सारे खिलाड़ी सभी सही समय रहते सुरक्षित जगह पर पहुंच गए। लेकिन ये पाकिस्तान को अपने अंदर बार बार झांक के देखना चाहिए कि अगर आपने दहशतगर्दी को जन्म दिया है तो वो आपको भी नहीं बख्शेगी। लाइफ कम्स फुल सर्कल। बहुत शुक्रिया आपका टूर्नामेंट का नाम भी बताने के लिए। अमन के नाम से टूर्नामेंट होना था, वहाँ पर इतनी बड़ी अशांति हुई। अब लगता नहीं है कि ये मैसेज कितना बुरा असर करेगा पाकिस्तान की टीम पर। अच्छा तो एकदम नहीं करेगा, बुरा ही करेगा, क्योंकि लगातार इस तरह के वाक़यात होते जा रहे हैं। एक और पाकिस्तान के ताल्लुक से ये खबर है, पाकिस्तान के बहुत ही मशहूर साबिक क्रिकेटर दानिश कनेरिया इस वक्त काफ़ी दुखी हैं। उनका कहना है कि स्पॉट फिक्सिंग के मामले में भी पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड भेदभाव यानी कि तफरीक कर रहा है। पाकिस्तान के हिंदू क्रिकेटर दानिश कनेरिया ने साफ तौर पर कहा है कि कभी मैंने मजहब का कार्ड नहीं खेला। पीसीबी ने अकमल की सज़ा कम की है लेकिन मुझे रियायत नहीं दी है, इसका मुझे काफ़ी दुख है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है। हम आपको याद दिला दें कि 2 साल पहले एक टीवी इंटरव्यू में शुएब अख्तर ने भी दानिश कनेरिया का सपोर्ट किया था। तो इस तरह का जो दर्द छलक करके आया है वो किसी न किसी तरीके से पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड पीसीबी की कार्यशैली, उनकी जहनियत पर सवालिया निशान लगा रहा है। डॉक्टर सुनील साहब। शबाब भाई, इसमें मैं इनफैक्ट ना दानिश कनेरिया को सही मानता हूं ना पीसीबी को सही मानता हूं। दोनों केसेस जुदा हैं। दानिश कनेरिया का यह कहना है कि आपने उमर अकमल का जो उनका जो सेंटेंस था 3 साल से घटाकर 18 महीने का कर दिया, तो मुझे ऐसा क्यों नहीं कर रहे। दोनों इन मामलों में फर्क है। उमर अकमल को पीसीबी ने बैन किया था, दानिश कनेरिया को ईसीबी यानी इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने बैन किया है। इससे पहले सलीम मलिक साहब के साथ भी ऐसा हुआ था, उनको भी पीसीबी ने बैन किया, उनको भी इंग्लैंड बोर्ड ने बैन किया था। तो अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दानिश कनेरिया को साफ साफ कहा है कि अगर आपने अपना बैन कम करवाना है या माफ करवाना है, चूंकि लाइफ बैन लगा हुआ है, वो क्रिकेट खेल नहीं सकते, तो आपको जो गुजारिश है वो इंग्लैंड बोर्ड से करनी पड़ेगी। तो वो चाह रहे थे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मेरी सिफारिश करे ईसीबी के साथ। उनके कहने का मतलब था कि ईसीबी से मेरी सिफारिश पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं कर रहा है, अगर शायद करे तो वहां से कुछ छूट नरमी मिल जाए। ये इनकी शिकायत है आमतौर पर, जो कि मुझे ऐसा लगता नहीं कि पार्टी ईसीबी है तो फिर पीसीबी इसमें क्या कर सकता है। आपका कहना बिल्कुल सही है। हाँ जी बिल्कुल, मतलब इसमें यह है कि आपके मुल्क का क्रिकेटर है तो पीसीबी हो सकता है कि उनके साथ कंधे पे कंधा मिला के खड़ा हो, लेकिन ये मामला इतना छोटा नहीं है। दानिश कनेरिया ने खुद एक टीवी चैनल पर यह बात कबूली थी कि उन्होंने इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट खेलते हुए स्पॉट फिक्सिंग की है। जब आप खुद कबूल कर रहे हैं तो फिर उसके बाद बोर्ड का आपके साथ खड़ा होना मुश्किल हो जाता है। हालांकि इसके अगर ऑपोजिट देखें तो 3 पाकिस्तानी टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद आमिर, मोहम्मद आसिफ और सलमान बट पर भी आरोप लगे थे, उनको भी बैन किया गया था। उन पे छोटा बैन लगा था, दानिश कनेरिया पर पूरी उम्र का ताउम्र का बैन लगा दिया है। तो ये सारे के सारे मामला ऐसे हैं, ना पीसीबी पूरी तरह से इसमें सही मुझे लगता है, ना दानिश कनेरिया मुझे। तो चलिए, इसमें रिलीजन कार्ड खेलने की कोई जरूरत नहीं है, इस तरह की बात हालांकि खुद वो कही है कि मैं इस तरह का कार्ड खेलने का आदी नहीं हूं, लेकिन सुनील तनेजा साहब ने साफ तौर पर कर दिया कि मामला इंग्लैंड का है, इसलिए उनको वहीं से फरियाद करनी होगी। एक ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो डॉक्टर सुनील तनेजा साहब के साथ कुछ और बातें करेंगे। दुनिया भर के हालात, हादसात, वाक़यात या वारदात और उन सब की खबरों में आपके दिल की बात। हर सच का पूरा मंजरनामा, हर घंटे देखिए खबरनामा, सिर्फ आलमी सहारा पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आप आलमी सहारा पर देख रहे हैं हफ्तावार प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप। हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुल्क के जाने माने स्पोर्ट जर्नलिस्ट और कमेंटेटर सुनील तनेजा साहब। अब बात करेंगे यूएईएफए चैंपियंस लीग की। सबसे पहले यानी कि फुटबॉल की, नेपोली को हराकर बार्सिलोना
लगातार 13वीं मर्तबा अगर कहा जाए तो लीग के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने में कामयाब रहा है। फाइनल में मेसी ने अलग अलग 35 टीमों के खिलाफ, क्वार्टर फाइनल की हम बात कर रहे हैं, मेसी ने अलग अलग 35 टीमों के खिलाफ गोल करने का रिकॉर्ड बनाया है। और ये रिकॉर्ड जो है इससे पहले 33 मुल्कों के खिलाफ गोल करने का था, लेकिन इसे बहुत अच्छे तरीके से पार किया है और लगातार नए नए रिकॉर्ड मेसी के नाम है। और रोनाल्डो के 2 गोल के बावजूद, हम इससे पहले मैच की बात करते हैं, यूवेंट्स टूर्नामेंट से बाहर हो गया है और 11 साल में पहली बार वो क्वार्टर फाइनल नहीं खेलेगा। तो ये 2 टीमें हैं अलग अलग तरीके से, और किस तरह का रोमांच अगर कहा जाए कि इस टूर्नामेंट में कहा जा सकता है, मेसी का रिकॉर्ड है। और अगर कहा जाए उसके अलावा हम बात करें एक और अजीम खिलाड़ी के रोनाल्डो के, तो उनका गोल बेकार गया है, उनकी टीम बाहर हो गई है। जी शबाब भाई, मतलब पूरी दुनिया में तो 4 साल में फीफा वर्ल्ड कप आता है एक बार, या यूरो आता है। इन दोनों टूर्नामेंट्स के बाद जो यूएफा चैंपियंस लीग है, जो एनुअल इवेंट है, इसकी लोकप्रियता सबसे ज्यादा है। और जो मेसी ने अभी नेपोली के खिलाफ गोल किए, कुल मिलाकर जैसा आपने बताया 35 अलग अलग टीम्स के खिलाफ वो चैंपियंस लीग में गोल कर चुके हैं। इनके पहले ये रिकॉर्ड 34 टीम्स का था जो उनके नाम ही था। उनके पीछे रॉल हैं और क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं। दोनों ने 33 टीम्स के खिलाफ, अलग अलग टीम्स के खिलाफ गोल किए हैं। तो ये बताता है कि हम शायद फुटबॉल के सबसे ज्यादा स्वर्णिम युग में हैं, जहां इंडिविजुअल लेवल पर आपको मेसी जैसे, रोनाल्डो जैसे दिग्गज खिलाड़ी देखने को मिल रहे हैं। और मेसी का इनफैक्ट मुझे वाकया याद आता है, जब वो छोटे थे तो उनकी ग्रोथ बहुत ज्यादा नहीं हो रही थी। मां बाप वैसे भी थोड़ा चिंता करते हैं कि बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही। मेसी ज्यादा छोटी हाइट के थे, तो उनकी डॉक्टरी जांच हुई तो पता चला उनके ब्लड में ग्रोथ हार्मोन थोड़ा सा कम है। तो डॉक्टर्स ने ये शक जाहिर किया, ये चिंता जाहिर की कि इनकी ग्रोथ शायद सही तरीके से हो ना पाए। लेकिन फिर मेसी हो या सचिन तेंदुलकर हो या सुनील गावस्कर साहब हो, इन सब ने हमें बताया है कि अगर आपका कद छोटा भी है तो फर्क नहीं पड़ता, आपके खेल का कद काफी ऊंचा होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, खेल का कद ऊंचा होना चाहिए। ये साबित किया है कई खिलाड़ियों ने, चाहे वो किसी भी खेल के हों, ये बात बिल्कुल सही है। और उसके बाद अपने मुल्क की बात करें तो कोरोना की वजह कर लॉकडाउन और अब तो अनलॉक चल रहा है, लेकिन अभी तक स्पोर्ट्स एक्टिविटी शुरू नहीं हो पाई है। हालांकि जो ओलंपिक की तैयारी जो लोग कर रहे हैं उनके लिए स्टेडियम खुला है, सब कुछ है। और इसी बीच तेलंगाना की सरकार ने अपने बैडमिंटन खिलाड़ी जो मुल्क के हैं उनको पूरी तरह से इस बात की इजाज़त दे दी थी कि आप ओलंपिक की तैयारी करें। तो अब कई जो अहम खिलाड़ी हैं, खुद पुलेला गोपीचंद ने ट्वीट करके बताया है कि 5 अहम खिलाड़ी जो हमारे हैं सभी, वो अब वहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और गोपीचंद ने एक बात कही है कि ये जो तेलंगाना की गवर्नमेंट ने मुझे इजाज़त दी है हम सभी खिलाड़ियों को यहाँ पर प्रैक्टिस की, उससे हम काफ़ी खुश हैं, हौसला बढ़ा हुआ है। बार बार इस बात को डॉक्टर सुनील तनेजा कहते रहे हैं, लॉकडाउन के दौरान जो भी प्रोग्राम हुआ है हमारे साथ उनका, तो वो लगातार कहते रहे हैं कि खेल होना चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए, कैंप लगना चाहिए, इससे माहौल बनेगा। कौन हार रहा है, कौन जीत रहा है, इस पीरियड में ये देखना मुनासिब नहीं होगा। आपको क्या लगता है कि ओलंपिक के लिए क्वालिफाइंग करने के लिए तैयारियां जो शुरू हुई हैं, हिंदुस्तान में स्पोर्ट्स एक्टिविटी अभी गर्चे शुरू नहीं हुई है, लेकिन इनकी तैयारी अभी से शुरू हो गई है, कितना हौसला बढ़ा होगा इन खिलाड़ियों का? ये सभी बड़े खिलाड़ी हैं देश के। जी बिल्कुल, देखिए तैयारियां शुरू करनी पड़ेंगी क्योंकि अगले जुलाई में टोक्यो ओलंपिक्स होने हैं। और बिल्कुल सही फैसला है ये तेलंगाना सरकार का कि आपने इनको परमिशन दे दी है। ऑफ कोर्स उसमें कुछ नियम और शर्तें भी होंगी, टर्म्स एंड कंडीशन भी होंगी जो होनी भी चाहिए। और बैडमिंटन चूंकि पूरी तरह से नॉन कॉन्टैक्ट स्पोर्ट है, एक शटल है जो ट्रेवल करती है, खिलाड़ी अपने अपने कोर्ट में रहते हैं, तो इसमें तो इन्फेक्शन स्प्रेड होने का खतरा भी बहुत ही मामूली है। हालांकि इसमें यह है कि साइना नेहवाल और उनके पति पी कश्यप जो हैं वो फिलहाल गोपीचंद साहब के साथ ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं। पुलेला गोपीचंद एकेडमी के पास ही एक और छोटी सी एकेडमी है, ये दोनों अपने एक और फ्रेंड के साथ वहां ट्रेनिंग कर रहे हैं। क्योंकि कश्यप का कहना यह है कि हम कई महीनों से घर में बंद थे, हम पूरी तरह से बैडमिंटन खेल नहीं पाए, तो पहले हम अपने बेसिक सुधारेंगे, उसके बाद जाके कोच साहब को ज्वाइन करेंगे। एक विदेशी कोच भी जुड़ने वाले हैं, दोनों से उन्होंने बात की है। लेकिन अब चूंकि ओलंपिक तो होने ही होने हैं, खेल शुरू हो चुके हैं, अनलॉकडाउन चल रहा है, तैयारियां आपको करनी ही होंगी और ये उस दिशा में पहला सही कदम लगता है मुझे।
तो चलिए, जो पहली पॉजिटिव खबर वो हैदराबाद से आई। इससे पहले भी हमने इस सिलसिले की खबर दी थी कि सबसे पहले बैडमिंटन का कैंप ही शुरू होगा और यकीनी तौर पर इसकी इजाज़त सबसे पहले मिली है। 5 अगस्त को इजाज़त मिल गई थी और उसके बाद से इसकी शुरुआत हो गई थी। तो बैडमिंटन कैंप में खुशी की लहर है, लेकिन हॉकी के खेमे में थोड़ी सी मायूसी है, क्योंकि नेशनल कैंप से ठीक पहले 5 खिलाड़ी जो हैं हिंदुस्तान के वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हालांकि साई का जो कैंप है वहां पर ये खिलाड़ी फिलहाल रखे गए हैं और खिलाड़ियों ने ट्वीट करके खुद बताया है कि जिस तरह से उनकी निगरानी की गई, जिस तरह से साई के कैंप के लोगों ने उनका ख्याल रखा और अभी भी रखा जा रहा है, उससे वो बेहद खुश हैं और साइकोलॉजिकली अगर देखा जाए तो कोरोना को मात दे चुके हैं। तो आपको क्या लगता है सुनील तनेजा साहब के हॉकी में ये वायरस हॉकी के मैदान में जा चुका है, कितनी जल्दी ये खिलाड़ी सेहतयाब हो जाएंगे और फिर नए हौसले के साथ तैयारी करेंगे टोक्यो ओलंपिक की? शिवाब भाई, इसमें 2 पहलू हैं। सबसे पहला जो पॉजिटिव चीज मुझे लगती है वो ये कि चूंकि खिलाड़ियों की इम्यूनिटी वैसे ही स्ट्रांग होती है, क्योंकि वो तो वैसे ही मतलब फिटनेस तो उनके जीवन का एक हिस्सा है, तो मुझे नहीं लगता कि इन खिलाड़ियों में से किसी को बहुत ज्यादा परेशानी होगी कोरोना को मात देने में। और जो 5 खिलाड़ी हैं उनमें एक खिलाड़ी को छोड़कर किसी को फीवर भी नहीं है और सब में माइल्ड सिम्टम है, थोड़े थोड़े लक्षण दिखाई दे रहे हैं, कोई बहुत चिंता की बात नहीं है। इनफैक्ट मुंबई में मेरे एक मित्र हैं जो भारत की जूनियर टीम की तरफ से हॉकी खेले हैं, उनके परिवार के 5 में से 3 सदस्य पॉजिटिव पाए गए थे। उनके पूरे परिवार ने कोरोना को मात दी है, सारे स्वस्थ हो गए हैं क्योंकि वो सारे स्पोर्ट्स पर्सन थे। तो ये तो चूंकि नेशनल प्लेयर हैं, भारत के इंटरनेशनल प्लेयर हैं, नेशनल टीम का हिस्सा हैं, तो इनकी इम्यूनिटी तो मुझे लगता है कि आला दर्जे की होगी, तो इनकी सेहत को लेकर मुझे उतनी चिंता नहीं है। हालांकि इंडियन कैप्टन मनप्रीत भी उनमें शामिल हैं, हमारे ड्रैग फ्लिकर वरुण भी पॉजिटिव पाए गए हैं, डिफेंडर सुरिंदर कुमार और गोलकीपर कृष्ण भी पाठक भी पॉजिटिव पाए गए हैं। लेकिन चिंता की बात यह लगती है मुझे शबाब भाई कि जब नेशनल कैंप शुरू किया गया है, क्या इन खिलाड़ियों को वहां पहुंचने से पहले ये हिदायत नहीं दी गई थी कि आप अपना अपना कोविड टेस्ट अपनी अपनी जगह से करवा के लाइए, किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से या रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल से? अगर नहीं किया गया है तो शायद ये एक और चीज है जो हमें ऐड करनी चाहिए। जैसे ही कोई नेशनल कैंप शुरू होता है, या तो पहले खिलाड़ियों को बुला के अलग अलग इंडिविजुअल खिलाड़ियों को क्वारंटीन किया जाए, या उनको पहले ही अपने टेस्ट रिपोर्ट अपने साथ लाने को कही जाए, या दोनों चीजें की जाएं, ताकि हम पूरी तरह से 100% श्योर हो जाएं कि किसी भी तरह से खेलों में यह वायरस ना आए। क्योंकि मनप्रीत सिंह या सुरिंदर या वरुण ये महज हमारी नेशनल टीम के खिलाड़ी नहीं हैं, ये हमारे देश की धरोहर हैं, नेशनल ट्रेजर हैं। इन्हीं खिलाड़ियों से हम उम्मीद करते हैं कि अगले साल होने वाले टोक्यो ओलंपिक्स में भारत को 1980 के बाद पहला कोई ओलंपिक मेडल दिलवाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि जो छोटे-छोटे एक बात किया जाएगा। आपकी ये भी सही है सुनील तनेजा साहब के, थोड़ी सी कोताही हुई है हॉकी इंडिया की तरफ से और इसको अब सुधार लेना चाहिए। दूसरे जो फेडरेशन है उनको इस पर नज़र रखनी चाहिए, इससे सबक लेना चाहिए। खिलाड़ियों की इम्यूनिटी सबसे ज़्यादा होती है, अभी तक मुल्क में कोई भी खिलाड़ी बहुत ज़्यादा बीमार नहीं हुआ है, ये भी बात सही है पॉजिटिव होने के बावजूद। लेकिन एक निगेटिव पहलू जो डॉक्टर साहब ने बताया वो ये है कि इस पर थोड़ी सी कोताही हुई है और इस कोताही को दूर करने की ज़रूरत है। तमाम जो स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन और फेडरेशन या फिर स्टेट एसोसिएशन है, सबको खिलाड़ियों को किसी भी टूर्नामेंट में भेजने से पहले इस कोरोना के दौर में इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया एक मरतबा फिर आपका डॉक्टर सुनील तनेजा साहब, आप फिर आलमी सहारा के लिए आपने आधे घंटे का वक्त निकाला है। बहुत ही कारआमद और मुफीद बातें आपके साथ हुई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो नाज़रीन, आज के स्पोर्ट्स राउंडअप में बस इतना ही, दीजिए इजाज़त, लेकिन आप देखते रहिए आलमी सहारा। सारा प्रणाम।